हेडिंग दे दें आप जी के सार्स आपने देना है कंप्लीट नेम। और ये जो टॉपिक आपके लिया गया है वैसे तो बहुत रिसर्चर से भी लिया गया, थोड़ा सा हमने अपने सरों से भी पढ़ा है। और ये है कि ये आपकी फर्स्ट एड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी। फर्स्ट एड 2021 जो आपका एडिशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप फर्स्ट एड से देख सकते हैं, फर्स्ट एड स्टेप 1। तो वहां से भी ये पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां से जब तक कोई लेक्चर ना लिया जाए तब तक इजीली ये समझ नहीं आ सकता। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये आपका हमारे साथ है जी सार्स। आप लोगों ने कंप्लीट नेम लिखना है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स आप बता सकेंगे कि सिंड्रोम का आपको मतलब बताया था कि क्या होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम वैसे क्या चीज़ है ये बताइएगा। कोरोना वायरस 2, कोरोना वायरस 2 इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक 1 भी था उसको भी आपको बता दिया जाता है। आप स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि सिंड्रोम सिंड्रोम के बारे में आपको बताया था ना हमने, जब हम अनाटमी को डिस्कस कर रहे थे सिंड्रोम का आपको बताया गया था कि सिंड्रोम होता है आपकी एक तरह की कलेक्शन ऑफ डिजीज। वेरी गुड। यही देखें, ये इन चीज़ों का ना छोटे छोटे जो ये जो होती हैं छोटी छोटी चीज़ें इनको पिकअप किया करें, ताकि आपको फिर जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आते हैं जिनमें स्क्वीज किया होता है, कंपाइल किया होता है, वो आपको इजीली समझ आ जाए। तो इसमें सर नेटवर्क इशू आ रहा है, किसका आ रहा है? आपका आ रहा है कि हमारा आ रहा है? जल्दी से बताएं प्लीज़। हमारा नेटवर्क इशू आ रहा है कि आपका? डॉक्टर वसीम इकबाल, लगता मेरा है जी। चलें जी, अपना अगर आपका अपना है तो फिर आपको उस अपने तक महदूद रखें जी। बाकी स्टूडेंट्स थोड़े डिस्टर्ब होंगे इसकी वजह से, मतलब कि चलें जी। तो आप लोगों ने इस पे सुनना भी है और आप लोगों ने जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उस पे नो सर आप ओके, तो उसको आपने मतलब फोकस भी करना है, क्योंकि ये उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना मतलब के सुनने वाले भी हैं जी। ग्रुप ऑफ साइंस और सिम्टम्स रिलेटेड टू दिस ओके। तो आज जो हमारे पास है, हमने जो वायरस मतलब कि डिस्कस करना है इन वेरी वेरी डिटेल, ये है हमारे पास सार्स कोरोना वायरस 2। असल में कोरोना वायरस क्या चीज़ है? कोरोना वायरस 100 to 1000 ऑफ वायरस की एक कलेक्शन है, एक फैमिली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये एक फैमिली है, मतलब कि जिसमें बहुत से वायरस आते हैं, इसमें बहुत से वायरस आते हैं। ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें बहुत सारे वायरस आते हैं। योर नेटवर्क लो। तो इसमें वायरस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन और उनमें से सिर्फ उनमें से स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपके जो 7 वायरस ऐसे हैं, उनमें से जो 7 वायरस ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस की फैमिली से, जो कि कोरोना वायरस की फैमिली से रिलेशन रखते हैं। उनका कोरोना वायरस वैसे तो 100 प्लस हैं, 1000 प्लस हैं फैमिलीज में, लेकिन 7 वायरस ऐसे वायरस हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेशन रखते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, ये जो वायरस होते हैं ना, ये वैसे नॉर्मली तो आपके मतलब कि नॉर्मली किसको डिजीज काज करते हैं आपके एनिमल्स में, किसमें? एनिमल्स में। लेकिन उनमें से जो 7 ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को भी मतलब के डिजीज काज करते हैं, ठीक है जी। उनमें से देखें, उनमें से कितने ऐसे हैं, ये आपके फर्ज करें कि 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने ये बात की है कि ये जो 7 वायरस हैं जो कि कोरोना वायरस की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और ये क्या करते हैं, ये किस में डिजीज काज करते हैं? स्टूडेंट बताइएगा, ये जो 7 है ये किस में करते हैं? एनिमल्स में करते हैं कि या फिर ह्यूमन बींग्स में करते हैं? जल्दी से बताएं जी। ह्यूमंस में करते हैं, ओके। किसमें? ह्यूमंस में करते हैं। और अब ये पॉइंट है, इन 7 वायरस में से जो कि आपकी सीवियर मतलब के डिजीज काज करते हैं ना, इनमें से इन 7 में से वो फर्स्ट 3 है। वो कितने हैं? फर्स्ट 3 हैं आपके, ठीक है जी।
हमने ये बात की, ये जो 7 वायरस हैं वो आपकी ह्यूमन बीइंग को मतलब कि इफेक्ट करते हैं, और इनमें से जो 7 में से 3 ऐसे हैं जो कि मोस्ट सीवियर डिजीज काज करते हैं, और इनको हम देखेंगे। अब इन तीनों में से भी हमने एक को डिस्कस करना है जो कि आजकल आपकी करंट पेंडेमिक चल रही है सिचुएशन, उसके बारे में। ठीक है जी, तो उस बाकी आपको इसकी ब्रीफली बता दिया जाता है ये तीनों के बारे में। इन तीनों में से एक ने मतलब कि देखें, सबसे पहले फर्स्ट वाला लिखें, फर्स्ट वाला। इन तीनों में से ना जो सबसे पहला था जिसने डिजीज काज की थी वो 2002 में की थी। कब की थी? 2002 में एक ने डिजीज काज की थी, तो उसको हमने नाम दिया था आपका जी सार्स। ये आप लोग लिख लीजिएगा, सार्स, सार्स कोरोना वायरस 1, कोरोना वायरस 1। ठीक है जी, उसको हमने 1 का नाम दिया था, सार्स कोरोना वायरस 1। 2002 में ये आपका एक वायरस था जिसने डिजीज काज की, उसको हमने नाम दिया सार्स कोरोना वायरस 1। तो इसका क्या मतलब है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी चाइना के अंदर इसने मतलब कि डिजीज काज की थी, और उसको सार्स मतलब कि कह दिया गया। ये भी कोरोना वायरस की एक फैमिली से एक वायरस है। ठीक है जी, अभी तक आपको स्टूडेंट ये बात क्लियर हुई? ये आपको बात क्लियर हुई? फर्स्ट वाले की आपको बात क्लियर होगी? बताइएगा प्लीज। ओके, अब सेकंड पे फिर एक और वायरस आया, कोरोना वायरस की फैमिली में से एक और वायरस आया, उसने डिजीज काज की आपकी ये वाली मर्स। इसको हम कहते होते हैं मर्स। तो मर्स क्या होता है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आप लोग लिख लीजिएगा, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2012 में इसने मतलब कि डिजीज काज करवाई, जो कि सेकंड आपका वायरस है, और इसको नाम दे दिया गया आपका मर्स। ठीक है जी, तो ये आपकी होती है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर जो अभी करंट चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने तो अपने मतलब के एक तूफान ही आ गया हुआ है ना हर जगह पे। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा इशू बना हुआ है, और लोग मतलब कि डे बाय डे, साइड बाय साइड उनकी डेथ होती जा रही है। ठीक है जी, तो देखें जी, ये जो थर्ड कोरोना वायरस है, मतलब कोरोना वायरस की जो फैमिली का एक वायरस है, जिसने कब डिजीज काज की? 2019 में। कब जी? 2019 में। तो इसने डिजीज काज की इस वायरस को हमने नाम दे दिया साइंटिफिकली जो इसको नाम दिया, साइंटिफिक जो नाम इसका, उसको हमने ये नाम दिया सार्स। इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको बताइए सार्स कोरोना वायरस, इसको 1 कहेंगे कि 2 कहेंगे? जल्दी से बताइएगा प्लीज, इसको 1 कहेंगे कि 2 कहेंगे? सार्स कोरोना वायरस 2 कहेंगे, सार्स कोरोना वायरस 2। आपने ये 2 और 1 में देखें, ये आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, ये नहीं है कि आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे। ये जो आपकी रेस्पिरेटरी है ना, कोई भी चीज़ न्यू होती है तो लोग उसको टच करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो होते हैं उसको टच करते हैं। आपको ये इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम कोई भी स्टूडेंट देगा तो बिलीव मी उसको एमसीक्यू ज़रूर इसमें से आएगा, ये आप याद रखिएगा। लेकिन अभी तक आपकी ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग और आपकी इंफॉर्मेशन में मतलब के इजाफा करने के लिए इंशाल्लाह ये मोर देन इनफ होगा। चलें जी, तो ये क्या था? ये हो गया आपका सार्स कोरोना वायरस 2, मतलब कि रेस्पिरेटरी एक्यूट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। चलें, तो अब आप लोग देखें, अब इसने जो इस वायरस ने जो डिजीज काज करवाई ना, उसका नाम क्या है? आप लोग बताएंगे इस वायरस ने उसको क्या नाम दिया गया? आप लोग बताएंगे? जिसको मतलब कॉमनली फ्रीक्वेंटली लोग बोलते हैं जी, किस पेशेंट को क्या हो गया? निमोनिया नहीं, कोविड-19 कहते हैं ना। इस कोविड-19 आपका मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं नीचे शो हो रहे? एक मिनट जी, शायद ये, हाँ जी कोविड-19, जी जी बिल्कुल, निमोनिया नहीं आपने कहना जी। इसमें इसको डिजीज को देखें, इस डिजीज को आपने कहना कोविड-19।
कोविड-19 डिजीज, ठीक है जी। इसने फिर साइंसदानों ने क्या किया, वायरस का नाम, देखें वायरस का नाम डिफरेंट है लेकिन जो डिजीज उसका नाम डिफरेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वायरस का नाम डिफरेंट है और डिजीज का नाम डिफरेंट है। इसको डिजीज को कोविड-19 कहना है, वायरस क्या आपका सार्स कोरोना वायरस 2। स्टूडेंट यहां तक पता चल गया आपको। तो ये तो तीनों का था ब्रीफली। अब आप हेडिंग दे दें सबसे पहले, जो कि इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है सार्स। इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन होगा आपका किसके, सार्स, सार्स कोरोना वायरस 2। इसका हेडिंग सबसे, हेडिंग के साथ हमने करना है। हेडिंग के बगैर कभी भी अपने टॉपिक को क्लियर ना करें, अदरवाइज आपको भूल सकता है। कोई भी अगर आप टॉपिक करते हैं कंसेप्चुअल करें, हेडिंग के साथ करें और आपको इंशाल्लाह कभी नहीं वो टॉपिक भूलेगा। इंट्रो, हेडिंग दे दें इंट्रो की। तो भाई इसका इंट्रो क्या है, मतलब कि इसको इंट्रो के साथ हम क्या ले सकते हैं, मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट एक निमोनिक लिखें, एक निमोनिक लिखें, यहाँ पे निमोनिक एक लिखें जी, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। हमने सबसे पहले देखना कि ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है इसके फीचर क्या हैं, मतलब कि इसके फीचर के अकॉर्डिंग हमने, मतलब कि एक निमोनिक देखना है कि इसके फीचर क्या हैं जी, इसके फीचर्स। तो निमोनिक आप लोग ये लिखें कि रेस्पिरेटरी, ऐसे लाइन में लिखें, और रेस्पिरेटरी के रेस्पिरेटरी ऐसे ही है जी, रेस्पिरेटरी। यहां तक आप लोगों को आपने कंप्लीट लिखना है क्योंकि नीचे मतलब कि इसके नहीं है। जो मेन इसके फीचर हमने लिखने हैं, सबसे पहले लिखें जी, सबसे पहले देखें इसमें जो सबसे पहला हमारे पास फीचर है रेस्पिरेटरी। इसका मतलब होता है आपका ये आरएनए वायरस है। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, आरएनए वायरस है। सेकंड पे ये आपका इनवेलप्ड वायरस है, इनवेलप्ड वायरस है, इनवेलप, ठीक है जी, इनवेलप्ड है। उसके बाद आपका ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। आप लोगों ने ये लिख लेना है स्टूडेंट, ये लिख लीजिएगा। ये आपका पॉजिटिव सेंस है, ये भी आपको इंशाल्लाह डिटेल में पता चल जाएगा क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, क्या सीन है। ये आपका पॉजिटिव सेंस में होता है। किस में होता है, पॉजिटिव सेंस में। एक होता है ना नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट है यहाँ पे, उनको पता होगा। तो मतलब कि ये आपकी क्या है, पॉजिटिव सेंस में है। इसको पॉजिटिव में पी से आगे आपने आई के साथ इसको कंप्लीट कर लेना है। रेस्पिरेटरी आपने वर्ड याद रखना है कि ये आपकी इसके फीचर्स हैं, ठीक है जी। और देखें नेक्स्ट इसकी बात हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब आपके सार्स कोरोना वायरस 2 को इसकी जो जीनोमिक स्टडी है, इसको मतलब कि जीनोमिक जो है इसकी स्टडी की गई ना, इसका मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है, तो इस वायरस के अंदर हमें जो हमें एक आइडेंटिटी मिलती है ना, वो आपकी मिलती है 75% सार्स कोरोना वायरस 1 के साथ। स्टूडेंट ये पॉइंट नोट कीजिएगा। जब साइंसदानों ने इसकी मतलब कि स्टडी की ना, इसके जीनोम की, जेनेटिक मटेरियल की, जिसमें जिस तरह वो आपके मतलब कि इसमें आरएनए डीएनए जो है वो सारा इसका जेनेटिक मटेरियल, आगे हम बात करते हैं। तो जब इन्होंने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि इसकी ना आइडेंटिटी, इसकी शनाख्त मिलती है पहले वाले वायरस के साथ, मतलब कि 75%। लेकिन 96% जो है ना, 96% जब उन्होंने स्टडी की, इसका जो जीनोम था वो आइडेंटिकल था किसके साथ, आपकी बार्ट के साथ। ये जो आपकी बार्ट्स इनके साथ, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने ये समझा, उनको ये समझ आई कि ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है ना, इसको उन्होंने, इसका जो ओरिजिन है उन्होंने बार्ट्स के नाम पे दे दिया। उन्होंने कहा ये कि इसका ओरिजिन ये बार्ट है, SI, जी क्या, आई स्टैंड फॉर, नो नो इसकी नहीं है, अब आगे नहीं है, आगे आप लोगों ने बस कंप्लीट नाम याद रखना है। रेस्पिरेटरी सिर्फ फीचर आपके यहाँ तक हैं इसके, ठीक है जी, इसके फीचर सिर्फ आपके यहाँ तक हैं। आगे देखें, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। बार्ट किसको कहते हैं, चमगिदड़, चमगिदड़ बार्ट का नाम ही सुना हुआ आपने, बार्ट, आपने नेम डॉक्टर उत्सी अहमद
जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, वही तो मैंने हम बता रहे हैं ना। वो उन्होंने ये कुछ लोग कहते थे स्नेक से दिया। जब उन्होंने इसके जीनोम की स्टडी की ना साइंसदानों, तो उन्होंने ये कहा कि 75% जो पहले वायरस के साथ उसके फीचर आ रहे हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिन आ रहा है, जो इसका ओरिजिन आ रहा है वो आ रहा है किसके साथ? बार्स के साथ, जो कि 96% है। 96%। स्टूडेंट हम ये स्लो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए फर्स्ट टॉपिक होगा। अगर तो आप चाहते हैं स्पीड ज़्यादा करें तो फिर जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे स्पीड करने की बात आएगी वहाँ पे स्पीड भी इंशाल्लाह कर ली जाएगी। तो बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है। चलें जी, तो आगे इसकी बात करते हैं। फिर जब उन्होंने ये स्टडी कर ली, उन्होंने ये बात की कि वायरस का जो जीनोम, मतलब इस वायरस का जो जीनोम है ना, तो वो इसका होता है कैप्सिड। मतलब इनके जो वायरस के होते हैं ना, ये कैप्सिड में होते हैं। ठीक है जी। जिसके अंदर इनका मतलब कि आरएनए पड़ा होता है। अब कैप्सिड में सबसे पहले हमारे पास एक मतलब कि कैप्सिड की शेप होती है। सबसे पहले ये आपकी होती है, आपने पढ़ा होगा एफएससी लेवल पे भी, आइको हेस्ड्रल हेस्ड्रल मतलब कि शेप। ठीक है जी। इसकी ये एक शेप होती है। ये कौन सी शेप है इसको आपको बता दिया जाता है। ये देखें, ये फर्ज करें कि ये ऐसे है सेल, तो इसमें ऐसे हेक्सो, जिस तरह हमने ये 6 मतलब कि ड्रा करते थे ऐसे। ठीक है जी। इसके अंदर अब क्या होता है, ये आपका आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, जो इसका आरएनए ऐसे पड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये है स्टूडेंट। और ओके जी, तो अभी हम आगे देखते। एक तो ये आपको शेप पता चल गई। उसके बाद एक और शेप होती है आपकी सेकंड पे, वो चले उसको ऐसे छोटा सा कर लेते हैं। वो आपकी होती है इस तरह, मतलब कि ऐसे होती है जी वो ऐसे हेलिकल, ऐसे हेलिकल। ठीक है। और इसके अंदर आपका ऐसे वो आरएनए पड़ा होता है। स्टूडेंट इस बात की समझ आई आपको? एक हमने कहा ये आपकी है हेलिकल शेप। ये कौन सी है? हेलिकल। ये आपकी कौन सी शेप है? इको हेड्रल। ठीक है जी। ये आपकी इस तरह की है, दो इसकी शेप। लेकिन अब पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ये है कि ये जो आपका कोरोना वायरस 2 है ना, सार्स कोरोना वायरस 2, इसका ये जो कैप्सिड है ना, जिस कैप्सिड में ये पड़ा हुआ है, ये होता है हेलिकल शेप। किस शेप में होता है स्टूडेंट, ये बताइएगा? किस शेप में होता है? हेलिकल शेप में। क्योंकि हमने बात की है आपकी सार्स कोरोना वायरस 2 की, तो हमने इसी को डिस्कस करना है। हेलिकल शेप होता है। इस पॉइंट का आपको पता चल गया? ये आपको पता चल गया स्टूडेंट? ये बताइएगा, ये अभी तक की बातें जो हुई हैं इसका पता चल गया आपको? हम आगे मूव करते हैं, जल्दी बताइएगा। आगे इसकी हेडिंग दे दें स्टूडेंट। आपको समझ नहीं आ रही? मतलब कि हेलो, ओके, हेलो, जी जी आ रही। ओके 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 जी। अब सेकंड पे इसकी हेडिंग दे दें वेरिएंट की। आपको ये भी बात पता चल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर किसी को नहीं पता होती। आप बिलीव मी कि आप पूछ भी सकेंगे, तो पूछ लीजिएगा किसी से। अगर एक होता है वेरिएंट, एक होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन तो आपने शायद वर्ड सुना हो, लेकिन ये वेरिएंट का भी मतलब कुछ लोगों ने सुना होगा। ये जो स्ट्रेन्स होती हैं ना हमारे साथ, मतलब कि वेरिएंट्स, इससे क्या हमने मतलब कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी वेरिएंट्स हैं या फिर स्ट्रेन्स हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि सिवियरिटी होती है, सिवियर डिजीज काज करती हैं। ठीक है जी। एक तो होती है, यहाँ पे लिखें सिवियरिटी, यहाँ पे आप लोग लिखते भी जाएं, फिर आपको बताया जाएगा कि कौन सी वेरिएंट किसकी मतलब कि ज़्यादा डेंजरस है। एक होती है आपकी सिवियरिटी। ठीक है जी। उसके बाद एक होती है सिवियरिटी, मतलब कि उसके बाद सेकंड पे आप लोग ये लिखें ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिटबिलिटी। ठीक है जी। इस तरह आप लोग लिख लें। उसके बाद थर्ड पे फिर एक और लिखें मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है जी। ये ट्रांसमिटबिलिटी ये भी इंक्रीज होगी, और ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये भी इंक्रीज होगा, और सिवियरिटी भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज। ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या होंगी? इंक्रीज। अब हमने अप्लाई करना है किसके ऊपर? ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये आपकी ये जो वेरिएंट है ये आपका होता है यूके वेरिएंट। कौन सा वेरिएंट आपका होता है? ये होता है यूके वेरिएंट में। ये आपको भी बता दिया जाता है यूके वेरिएंट या फिर यूके स्ट्रेन।
इसका क्या मतलब है कि जो यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट है या स्ट्रेन है ना, वो आपको इसको याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको अभी से बता रहा हूँ कि उसमें जो स्ट्रेन होती है वो होती है आपकी B117। इसको याद करना, याद कर लें, बाकी इसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जो इसमें क्या होता है, इसमें स्वीडिटी, ये जो वेरिएंट है यूके यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट, इसमें इसमें स्वीडिटी भी ज्यादा होती है, इसमें ट्रांसमिलिटी मतलब कि ट्रांसमिशन जो रैपिड ट्रांसमिशन होती है, और मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। ठीक है जी, मतलब कि डेथ रेट भी इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये जो यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट है। तो इसकी जो स्ट्रेन है वो हमारे पास है B117। लेकिन याद रखें, ठीक है, नहीं रखना नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अब एक तो हमारे पास हो गया ये यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद आपका आता है एक वेरिएंट, और सेकंड वेरिएंट आपका आ जाता है इसमें आपका साउथ अफ्रीका आ जाता है, और इसी के साथ आपका थर्ड वाला आ जाता है ब्राजील। कौन सा आ जाता है? ब्राजील। तो ब्राजील वेरिएंट भी है आपका जी। ठीक है, ये 3 वेरिएंट्स है। अब आप लोगों ने देखें, सबसे जो डेंजरस वेरिएंट है ना वो आपका यूके है। क्यों यूके आपका यूके वेरिएंट है वो आप लोग बताएंगे अभी, जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट। सर वीडियो सही नजर नहीं आ रही, वीडियो तो आपको आनी चाहिए स्टूडेंट, सर रिपीट कीजिएगा। ओके, ट्रांसमिशन हाई, जी जी जी, क्यों, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। क्योंकि एक तो आपकी स्पीडिटी इसमें ज्यादा है, दूसरी आपकी इसमें ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, ट्रांसमिशन रैपिड होती है, और मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है यूके वेरिएंट के अंदर, यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट के अंदर। ये जो आपका साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपकी रैपिड ट्रांसमिशन होती है। इनमें इनमें क्या होता है, आपकी रैपिड ट्रांसमिशन होती है, किसमें? साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के साथ। ठीक है, रैपिड ट्रांसमिशन होती है जो इनका स्ट्रेन है। और इसकी रीजन क्या, क्योंकि इसकी रीजन क्या है, इसमें रीजन ये है कि ये जो आपकी अभी जो बात की थी ना हमने, मतलब कि ये जो वायरस है ना, इसके ऊपर ना, सेल के ऊपर ऐसे स्पाइक प्रोटीन होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हम इंशाल्लाह इसको बड़ी डिटेल में ड्रा करते हैं। ये जो, सॉरी, इसमें आपने इसमें लेके, इसमें क्या होती हैं, आपकी स्पाइक प्रोटीन होती हैं। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, मतलब कि कोरोना वायरस के ऊपर ये क्या करती हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाती हैं, मतलब कि अटैच होती हैं किसके साथ, जाके आपके रिसेप्टर के साथ, जो कि आपका सेल होता है। अभी आपको उसको डिटेल में करते हैं, सिर्फ आपको इतना भी बताना था कि इसमें क्या होती हैं, इसकी बताया नहीं, वीडियो ऑन करें। अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ये जो ऊपर इसके वायरस के ऊपर होती है स्पाइक प्रोटीन, ये जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, इसमें म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन क्या होता है, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, मतलब कि अबनॉर्मेलिटी आ जाना, चेंजिंग आ जाना, इस तरह। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रांसमिशन होती है ना, एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेन्स या फिर वेरिएंट, इसकी ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। और जो यूके वेरिएंट है उसमें ये तीनों चीजें आती हैं, तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। ठीक है जी, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे आप हेडिंग दे दें इसकी, पैथोफिजियो ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 की, या फिर लाइफ साइकिल, इसका यहाँ पे लाइफ साइकिल या पैथोफिजियो की हेडिंग दे दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको समझ लिया जिसने, उसको मेडिसिन भी आ जाएगी इसकी। सर सुनो जी जी, जिसने इसको समझ लिया उसने, उसको मेडिसिन भी आएगी, उसको हर चीज का पता चल जाएगा। इंडियन वेरिएंट जी, डॉक्टर उबैदुल्ला, इंडियन वेरिएंट का हमने तो खैर नहीं पढ़ा, आपकी नॉलेज में है तो बता दें उसकी क्या स्ट्रेन है और क्या हिसाब किताब है। तो हमने उसका नहीं पढ़ा, वो आप बता सकते हैं जी, अगर आपके पास उसका है तो प्लीज़ आप बता दें, कोई मसला नहीं। आगे हम चलते हैं जी, इसकी आप हेडिंग दे दें, अगर आपको पता टाइप कर दें। तो इसमें इसकी हेडिंग दे दें जी पैथ फिजियो की, पैथो
जो फिजियो होती है हमारे साथ, इसकी मतलब वो क्या है, पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है जी, मतलब कि सार्स कोरोना वायरस 2 की पैथोफिजियो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों ने इस तरह करना है कि अपने पेज को हॉरिजॉन्टल अगर कर लेते तो फिर चलें जी, इसी तरह ठीक है, फिर आपको वो समझ नहीं आएगी। ये देखें जी, ये आपका क्या है, ये आपका वायरस है, आपने इसी तरह ड्रा करना है और इसी को समझना है। ये आपका क्या वायरस है, ये आपका क्या कोरोना वायरस है, ठीक है जी। इस वायरस में ये आपका क्या जी, इसमें लिख रहे हैं कोरोना वायरस, ठीक हो गया जी। अब इस कोरोना वायरस के ऊपर ये क्या है, ये आप लोग टाइप करें जी, बताएं मुझे कि ये क्या चीज़ हमने ऊपर मतलब कि लगा दी है इसकी, ये ऊपर इसके क्या लगा दी ऐसे, मतलब कि ये हमने ऊपर क्या इसके लगा दिए। ये इसमें होती है स्पाइक प्रोटीन, क्या होती है इसमें सर, सिर्फ इतना पता है कि डबल म्यूटेशन हुई है उसमें, स्पाइक, ओके ओके, चलें, ओके, थैंक यू। तो इसमें क्या है, ये आपकी इसमें स्पाइक प्रोटीन है। अब दूसरी साइड पे ये जो आपका होता है ह्यूमन सेल होता है जी, इसमें आपने ऐसे ड्रा कर लेना है, ये आपका क्या ह्यूमन सेल है। अब क्या होता है कि ये जो ह्यूमन सेल है, एक साइड पे आपका ह्यूमन सेल है, एक साइड पे आपका क्या कोरोना वायरस है। इसके ऊपर आपकी क्या है जी, स्पाइक प्रोटीन है। लेकिन ये जो वायरस है मतलब कि ह्यूमन सेल को खुद कुछ नहीं करता, ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो आपका कोरोना वायरस है ह्यूमन सेल को मतलब कि खुद कुछ नहीं ये कहता, ठीक है जी। ना ये मतलब कि इसके अंदर जा सकता है ऐसे, लेकिन इसके एंटर होने के लिए ये खुद इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि सेल की ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर से कभी भी कुछ चीज़ नहीं जा सकती ऐसे, ठीक है। सिर्फ वही जाती हैं जो डिफ्यूजेबल होती हैं, वो इंशाल्लाह आपके लिए फिजियो में पढ़ेंगे। तो देखें, ये वायरस तब ही ह्यूमन सेल के अंदर एंटर हो सकता है जब इसके लिए कोई सोर्स हो, और जो वो सोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड है वो होता है रिसेप्टर, वो होता है रिसेप्टर इसका, ठीक है जी। जब तक इसको रिसेप्टर नहीं मिलेगा तब तक ये आपका कोरोना वायरस इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। अब वो कौन सा रिसेप्टर है वो आपको भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। ह्यूमन सेल में जो रिसेप्टर होता है ना, मतलब कि इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं आपके, ये किन किन लोगों ने सुना हुआ है, ACE/2 ऐसे करके। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का नाम सुना हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का नाम सुना हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। हेलो जी जी, ओके। तो ये जो होता है ये आपका इसके सेल के ऊपर ना, ह्यूमन सेल के ऊपर होता है रिसेप्टर। इस तरह फर्ज करें कि आप इसको ऐसे कर लें, ये आपका क्या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम R2 है, ठीक है जी। R रिसेप्टर 2 है, R का क्या मतलब है, रिसेप्टर है। तो अब ये क्या करता है इसके साथ, मतलब कि ये कंबाइन करती, ये जो आपकी स्पाइक प्रोटीन है ना, एक मिनट पेन किधर, चलें जी। ये जो आपकी स्पाइक प्रोटीन है ना, ये आके इसके साथ बाइंड कर देती है, क्या करती है, इसके साथ बाइंड करती है। किसके साथ बाइंड कर रही है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2 के साथ, ठीक है जी। तो जैसे ये मतलब कि इस स्पाइक प्रोटीन आके इसके रिसेप्टर के साथ क्या करती है, बाइंड कर जाती है, कंबाइन करती है, तो ह्यूमन सेल जो है, ये जो सेल है ये आपका अनलॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये पैथ फिजियो समझ आई उसको मेडिसिन समझ आएगी, उसको मैनेजमेंट समझ आएगी, उसको ही इसकी ट्रीटमेंट, उसको ही इन्वेस्टिगेशन समझ आएगी, क्योंकि ये सारे उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। इसलिए इसको बड़े केयरफुली सुनना है। हमने क्या बात की कि कोरोना वायरस के ऊपर आपकी होती है स्पाइक प्रोटीन आपकी जाकर अटैच हो जाती है किसके साथ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2 के साथ, जो कि आपका होता है ह्यूमन सेल के ऊपर। अब जैसे ही जा किसके साथ अटैच होगी, ये आपकी क्या करेगी, ह्यूमन सेल को अनलॉक करेगी। अब हमारी बात यहाँ तक पहुंची, किसके लिए अनलॉक होगा, ये आपकी होगी कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस आकर इसके साथ क्या करेगा फिर, मतलब कि अटैच हो जाता है किसके साथ, ये जो आपका ह्यूमन सेल है इसके साथ क्या करेगा, आपका कोरोना वायरस अटैच हो जाता है। जैसे ही ये अटैच हो जाता है, मतलब कि जब स्पाइक प्रोटीन किसके साथ आती हैं, ये आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2 के साथ, तो एक दूसरे के साथ अटैच होने के साथ साथ यहाँ पे एक होती है एक और प्रोटीन,
इस प्रोटीन का क्या नाम है? बिलीव मी, आप किसी से भी जाकर पूछे आपको बहुत कम ये स्टूडेंट बताएंगे। ये प्रोटीन होती है आपकी TMP+S होता है 2। ये जो आपकी प्रोटीन है मतलब कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीएज इस तरह, ठीक है जी। तो आप इसको स्टैंड फॉर देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो ये जो प्रोटीन होती है इसकी इसकी मदद से ये जो फिर आके पहले तो इसके साथ अटैच होता है, फिर ये जो प्रोटीन होती है ना ये और इसकी हेल्प करती है किसकी? कोरोना वायरस की। किसमें? इसमें अंदर डिफ्यूज होने में। किसमें? अंदर इसके डिफ्यूज होने में वायरस की। सबसे पहली बात अब यहाँ तक सुन लें। सबसे पहले ये वायरस स्पाइक प्रोटीन जो होती है इसके साथ अटैच हुई, अटैच होने के साथ इसने अनलॉक किया। अब जैसे ही अनलॉक हो जाता है मतलब कि उसके साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड होने के बाद ये प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या करती है? इसको इन्फ्यूजन करने में कोरोना वायरस को, फिर इसको फ्यूज करती है किस में? ह्यूमन सेल के साथ, ठीक हो गई। और फिर इसके बाद वायरस का एक आरएनए होता है। वायरस का क्या होता है? आरएनए। ये जो वायरस होता है इसका ऐसे आरएनए जो होता है ना, ये जो आरएनए है ये इसके अंदर आ जाता है। ये क्या करता है? ये इसके अंदर ऐसे मतलब ऐसे आ जाता है, ठीक है जी। अभी तक यहां पे समझ आ गई स्टूडेंट आपको? जैसे ये आपका आरएनए, जैसे ये आपका आरएनए इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा किसके किसके अंदर? ह्यूमन सेल के अंदर। तो जब ये ह्यूमन सेल के अंदर एंटर हो जाता है ना तो आपको ये बताया कि मतलब कि क्या करता है ये, आपको मैंने बताया इसके फीचर में से एक फीचर था हमारे पास, ये पॉजिटिव सेंस होता है। क्या होता है ये होता है पॉजिटिव सेंस। ऐसे ही है जी। तो आरएनए जो है ये इसका पॉजिटिव सेंस है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी सेल में एंटर होता है तो डायरेक्टली आरएनए जो आपका, ये जो आपका आरएनए है ये एक्ट करता है किसकी तरह? आपके मैसेंजर आरएनए की तरह। किसकी तरह? मैसेंजर आरएनए की तरह। सॉरी, ये जो आपका होता है पॉजिटिव आरएनए, पॉजिटिव आरएनए जो आपका ये एक्ट करता है किसकी तरह? आपके मैसेंजर आरएनए की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो आपका मैसेंजर आरएनए है ये क्या करता है? ये मतलब कि फिर उसके तरह मतलब कापियां आगे बनाएगा। आपको अभी बता दिया जाता है डायरेक्टली जो प्रोटीन होती हैं उसको बनाना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो कोरोना वायरस होता है जो इसका आरएनए है डायरेक्टली फिर क्या करेगा? सेल में, सेल के अंदर अबनॉर्मेलिटी में मतलब कि प्रोटीन को मतलब कि करता जाएगा, बनाता जाएगा। और ये जो प्रोटीन इसके अंदर बनेगी ना वो प्रोटीन सेल को इम्पेयर कर देंगी। सेल को क्या करेंगी? इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मीन के वो सेल को डैमेज कर देंगी, वो सेल को खराब कर देंगी। अब स्टूडेंट यहाँ तक बात समझ आई है कि रिपीट कर दिया जाए इसको? ये किस किस को समझ आ गई है? अगर तो सबको समझ आई है तो प्लीज सब के सब रिप्लाई करें। क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। आज वैसे आप लोगों को रियली बताऊं कि क्लास लेने का दिल नहीं था कर रहा। तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब थी, हम बाहर गए हुए थे तो मतलब कि आपकी सिर्फ क्लास ना मिस करने के लिए जल्दी से आना पड़ा। तो सारा मतलब कि ये इस तरह हुआ। ठीक है जी। तो बाकी प्लीज़ आप भी दिल लगा के ये पढ़ें, सही है। चलें जी देखें अब क्या है। यहाँ तक ये बात थोड़ी सी सुन लें। आपका ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं वो जाकर आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम R2 रिसेप्टर 2 के साथ मिलती हैं। ये रिसेप्टर जैसे इसके साथ मिल जाती हैं ये डायरेक्ट इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये पॉइंट आप स्टूडेंट याद रख लीजिएगा। ये जब तक एक मैं आपको बात बताता हूँ, जिस तरह आपकी इंसुलिन कहाँ से रिलीज होती है? बीटा सेल से। ऐसे ही है जी, जो आपका बीटा सेल है पैंक्रियाज में वहां से इंसुलिन रिलीज होती है और जो इसने क्या करना होता है ग्लूकोज को लेके जाना होता है सेल के पास। ऐसे ही है जी। और सेल के ऊपर जो होते हैं ना वो होते हैं रिसेप्टर, उसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर। अगर अगर किसी बंदे का रिसेप्टर खराब हो तो क्या सेल को ग्लूकोज मिल सकेगी? उसको एनर्जी मिलेगी? अगर किसी बंदे का जो सेल है, फर्ज करें ये जो पेशेंट उसका सेल था, सेल के ऊपर ये रिसेप्टर था, उसे कहते हैं GLUT4 रिसेप्टर 4। ठीक है जी। अब वो अगर वो उसके ऊपर ऐसे फैट ही आ जाती है, फैट आ जाती है रिसेप्टर के ऊपर, तो इधर इंसुलिन पड़ी हुई है,
क्या ये इंसुलिन इसके अंदर एंटर हो सकेगी? नो, ये इंसुलिन एंटर नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जिस पेशेंट में टाइप 2 होती है डायबिटीज, उसमें आपका रिसेप्टर का मसला होता है, और जिस पेशेंट में आपकी होती है इंसुलिन नहीं बनती, जिसमें उसमें होता है टाइप 1 का। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एंडो के अंदर। तो यही आपको बताने का सिर्फ एक मकसद है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर ये रिसेप्टर नहीं होता तो ये इसको सेल को अनलॉक नहीं कर सकता। सेल अनलॉक नहीं होगा तो ये जो प्रोटीन है इसकी हेल्प नहीं करेगी, तो ये अंदर नहीं जाएगा। और ये होता है पॉजिटिव सेंस आरएनए, और ये एक्ट करता है मैसेंजर आरएनए की तरह, और ये क्या करती है फिर आगे डायरेक्टली प्रोटीन बनाती है सेल के अंदर। अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाएगी और सेल का जो फंक्शन उसको इम्पेयर करेगी। यहाँ तक इसकी बात हो गई। अब हमारा पॉइंट ये है, अब हमारा ये पॉइंट है, ये जो हमने बात की है आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2 की, ये किस किस जगह पे होते हैं बॉडी में। अब हमारा ये पॉइंट है कि ये आपकी बॉडी में आपको किस किस जगह पे मिलेंगे। सबसे पहले तो जिस जगह पे ये होंगे ना कोरोना वायरस, उन ऑर्गन को या फिर जिस ऑर्गन के अंदर ये होंगे, उन जो जिन ऑर्गन्स के ऊपर होंगे उन ऑर्गन्स को ये आपका जो कोरोना वायरस है ना ये ज़्यादा डैमेज करेगा। क्या करेगा? ज़्यादा डैमेज करेगा। इसलिए जी जी बिल्कुल। तो अब सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास होता है आपका देखें, ये जो है ना लंग्स, यहाँ पे ऐसे हम लंग्स बनाते हैं, ये आपके क्या होते हैं? लंग्स। मेनली तो आपकी ये लंग्स को अफेक्ट करता है ना, ये आपका क्या लंग्स। अब ये लंग्स के ऊपर क्या होता है? ACER2। ठीक है जी। अब होता क्या है लंग्स में, इसलिए जो स्पाइक प्रोटीन होती है ना, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये आके इसके साथ क्या होती हैं? अटैच हो जाती हैं। स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं वो आके इस रिसेप्टर के साथ लंग्स में मतलब को अटैच हो जाती हैं, और लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो इसी की वजह से तो ये डैमेज होता है। ठीक है जी, इस वजह से ये ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं? लंग्स डैमेज होते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये आपकी जो GIT है ना, आपकी जो GIT है, इसमें भी हमारे पास यहाँ पे भी मतलब के होते हैं, कौन से रिसेप्टर होते हैं? ACER2 रिसेप्टर। इसलिए इसमें भी ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो आके इसमें भी बाइंड करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी वो अटैच होती हैं। उसके बाद कहाँ पे होता है? ये जो आपका हार्ट है, हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी इसमें भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होते हैं? ये आपके ACE होते हैं। और इसके बाद आप में किधर होते हैं? किडनी में वो रेनिन का, ठीक है, उसमें नहीं जाए। उसके बाद आपकी मतलब के हमारे साथ आ जाता लीवर। ये जो आपका लीवर है ना, लीवर के अंदर भी इसकी मतलब के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं। इसलिए ये जो ऑर्गन्स हैं इनको डैमेज होने ये ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा किधर होते हैं? आपके लंग्स के ऊपर, फिर आपके आ GIT, फिर आपके आ जाता है जी इसमें हार्ट के अंदर, फिर आपका आ जाता है लीवर। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑर्गन जो भी ऑर्गन ACER2 जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्पाइक प्रोटीन आके उसके साथ अटैच हों, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो सेल्स होंगे, इसके जो सेल होंगे, इस ऑर्गन के जो सेल होंगे उनको डैमेज करे। तो यही आपकी पैथोफिजियो है। अब किस किस को समझ आई? पैथोफिजियो के स्टूडेंट किस किस को समझ आई? अभी आगे थोड़ी सी बात करनी है हमने, आगे हमने मूव ऑन करना है। किस किस को समझ आई? प्लीज, सबको समझ आ गई है? पैथोफिजियो की अगर कहते हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। आपका सेल इसी तरह इसमें काम करता है। ठीक है जी, मतलब कि कोरोना वायरस ऐसे ही आगे। ओके, गुड हो गया जी, वेरी थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग जल्दी से पिकअप कर लेते हैं हमें, क्योंकि इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फिर स्टूडेंट कोऑपरेट करें तो फिर ज़्यादा मतलब कि होता है। चले जी, आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमारे साथ क्या है, आगे आप लोगों ने हेडिंग देनी है। एक और पॉइंट आप लोगों को बता दिया जाता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नोट के तौर पर अगर आप लोगों ने लिखना है तो लिख लें। अब वो पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनमें ये जो ACER2 है ना, ये हमारे पास ये जो रिसेप्टर होते हैं वो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे?
स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा सर प्लीज स्पेसिफिक नेम ऑफ द फेलियर ऑफ द जी। जो देखें वो ऑर्गन तो आपके जिस तरह लंग्स हैं, अभी हम तो बात करेंगे उसकी इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें, लंग्स की आपकी बात हो जाएगी ज्यादा। वेरी गुड। हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उनमें जो ये जो होगा RCER2 है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर 2, ये ज्यादा होते हैं। इसलिए उन पेशेंट्स में वायरस के जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम होंगे कि ज्यादा होंगे, जल्दी से बताएं। वो कम होंगे कि ज्यादा होंगे? जो वायरस है वो ज्यादा अफेक्ट करेगा कि कम करेगा? ज्यादा करेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास उसकी एक जो उसका सोर्स है, उस बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए ये जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं इनमें भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये मतलब कि कोरोना वायरस इफेक्ट कर सके, इन्फेक्शन काज कर सके। आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑफ वायरस। इसके इफेक्ट होते हैं दो तरह के कोरोना वायरस के, मतलब कि एक डायरेक्ट होता है, एक कम्युनिटी के साथ होता है। अब हेडिंग दे दें इफेक्ट्स। ठीक है जी। इफेक्ट इसके जो वायरस के होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ये आपको भी डिटेल में बता दिया जाता है कि कैसे आपकी बॉडी मतलब कि इफेक्ट करवाती है इसका। ठीक है जी। तो लिखें फिर, इसके दो तरह के इफेक्ट होते हैं, आपको ये पता होना। सबसे पहले जो इसका होता है, एक मतलब कि देखें इसको मतलब थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ। अब ये जो कोरोना वायरस है ना, वो एक तो डायरेक्ट डैमेज करता है आपके किसको, सेल को। फर्ज करें ये आपका, एक मिनट किधर गई इसकी डायग्राम, ये जो मतलब फर्ज करें ये जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस ये मतलब डायरेक्टली आपकी डैमेज करता है किसको, मतलब कि आपके आप कह लें जी लंग्स को। लंग्स में हम बात करते हैं, मोस्टली लंग्स में हम लंग्स की बात करते हैं। ये जो लंग्स के आपके सेल्स होते हैं इनको मतलब कि डायरेक्टली क्या करता है आपके मतलब डैमेज करता है। ये कैसे करता है वो आपको भी बता दिया जाता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक तो ये डायरेक्ट को पहले दे लें जी, डायरेक्ट आप हेडिंग दे दें। आप देखें ये जो लंग्स हैं, आप लोगों ने स्टूडेंट ये बताना है, ये जो आपके लंग्स हैं इसमें जो अल्वियोलाई होती हैं लंग्स, आप लोग ये बताइएगा ये जो हमारे पास इसमें क्या होती हैं आपकी अल्वियोलाई, ऐसे मतलब कि ऐसे जो अल्वियोलाई होती हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने ये बताना है सबसे पहले कि ये जो मतलब कि आपकी लंग्स कैसे बनते हैं, लंग्स की जो मतलब कैसे फॉर्मेशन होती है ये बता सकते हैं। इसके ऊपर हमें ये तो पता है ये आपकी CER2 ऐसे होते हैं। बाकी आप लोग ये बताएंगे कि मतलब हमारे साथ ये अल्वियोलाई कैसे बनती हैं, आपका ये मतलब कि लंग्स कैसे बनता है, अल्वियोलाई की कैसे फॉर्मेशन होती है, पता है किसी स्टूडेंट को? ये जो आपकी अल्वियोलाई होती है ना, यहाँ पे इसके अंदर होते हैं हमारे पास सेल्स। ठीक है जी। क्या होते हैं सेल? एक होता है टाइप 1 और सेकंड पे हमारे पास होता है टाइप 2। अब ये जो सेल होते हैं इनको हम कहते हैं नीमोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? नीमोसाइट्स। ये जो आपके टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं ना, मतलब कि हमने क्या बात की है, ये आपका मतलब लंग्स है, लंग्स के अंदर होती है आपकी एल्वियोलाई, जहाँ पे ऑक्सीजन की जो होती है ना आपको ऑक्सीजन, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज होना। ठीक है जी। ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये आपके जो नीमोसाइट्स होते हैं कि इसके सेल्स क्या करते हैं, इसको मतलब कि एल्वियोलाई को फॉर्म करते हैं। और एल्वियोलाई में हमने आपको बताया कि टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है, नीमोसाइट्स होते हैं। अब बात ये है कि ये जो आपके टाइप 2 है ना, ये जो आपके टाइप 2 नीमोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके मतलब कि इसमें सरफेक्टेंट है। ये क्या करते हैं? सरफेक्टेंट। किसको पता है कि सरफेक्टेंट क्या होता है? सरफेक्टेंट क्या चीज है? ये प्रोड्यूस करती है सरफेक्टेंट हमारे पास अल्वियोलाई के अंदर, मतलब कि ओपन एरिया होता है, ओपन करने में रोल प्ले करती है। किसको? अल्वियोलाई को। ये सरफेक्टेंट क्या करती है? ये ओपन करती है किसको? अल्वियोलाई को। ठीक है जी। अल्वियोलाई को ओपन करने में ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले करते हैं ये जो आपका टाइप 2 इसमें है, नीमो सेल्स है। ठीक हो गया जी। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा उसका एरिया होगा, सरफेस होगी, उतनी ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा और उतनी ज्यादा आपको मतलब ऑक्सीजन मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस आया आपके लंग्स के ऊपर, उसने क्या किया, ये आपके टाइप 2 के रिसेप्टर जो हैं उनको मतलब कि डैमेज कर दिया।
उनको क्या किया, डैमेज कर दिया, मेनली टाइप 2 को उसने डैमेज किया। तो क्या आपकी वो जो टाइप 2 था, आपकी जो सरफेक्टेंट करता था, जो आपके मतलब इसको अलविलाई को ओपन करता था, तो क्या वो हो सकेगा? स्टूडेंट ये बताइएगा, क्या वो ओपन हो सकेगा? नो। तो क्या ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज हो सकेगा नॉर्मली? ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज हो नहीं। तो क्या वो आपकी अलविलाई है वो कोलैप्स कर सकती हैं कि नहीं? ये जो आपकी अलविलाई है वो ऐसे कोलैप्स कर सकती हैं कि नहीं? कोलैप्स, यस। ये आपकी क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे इसने क्या किया, फिर डायरेक्टली डैमेज कर दिया इसको आगे। ये नहीं होगा तो पेशेंट सांस नहीं ले सकेगा, इसलिए तो हम कहते हैं इसको वेंटिलेशन पे रखा जाए पेशेंट को। इसलिए हम कहते हैं ये जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको वेंटिलेशन पे रखा जाए। मेनली वो जाके कोरोना वायरस इसी पे इफेक्ट करता है। स्टूडेंट इसकी समझ आई? ये डायरेक्टली काम हो रहा है इसका। किस किस को समझ, ये किस किस को समझ आई है? देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने ये समझना है। अब ये चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड हेडिंग दे दें, अपनी हेडिंग दे दें डिसरेगुलेशन, डिसरेगुलेशन, डिसरेगुलेशन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स ये होता है आपका इनडायरेक्टली मतलब एक तरह का रिस्पॉन्स, ठीक है जी। डिसरेगुलेशन इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये सेकंड नंबर पे जो कोरोना वायरस है क्या करता है, कोरोना वायरस ने ये आपका इम्यून सिस्टम जो होगा ना, इम्यून सिस्टम उसके अंदर डिसरेगुलेशन कर देता है। देखें अभी नॉर्मली मैं आपको नॉर्मली भी बताता हूँ कि क्या होता है। नॉर्मली जब हमारे ह्यूमन सेल्स में फर्ज करें ये एक सेल है, ह्यूमन सेल है, ठीक है जी, ये क्या ह्यूमन सेल है। अब ह्यूमन सेल में किसी किस्म की कोई क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे कोई क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन। जब हमारे जिस्म में बॉडी के किसी भी सेल में इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारा जो बॉडी का मतलब कि इम्यून सिस्टम होता है ना, वो उसके अगेंस्ट मतलब ये जो बाहर से फर्ज करें कोई भी एंटीजन आया है, उसने इन्फ्लेमेशन करवाई है, इस एंटीजन के खिलाफ क्या बॉडी के अंदर कोई रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा? इम्यून सिस्टम क्या कोई रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा? ये बताइएगा प्लीज। करेगा। बॉडी ने क्या करना होता है, इसमें के अगेंस्ट ये जो एंटीजन आया यहाँ पे, इसके अगेंस्ट क्या किया, रिस्पॉन्स शो किया। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स होगा ना आपका स्टूडेंट, ये होगा एक लिमिटेशन में। किसमें होगा? एक लिमिट में होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा, ठीक है जी। ये आपका लिमिटेड में होगा, लिमिटेशन में रह के होगा। लेकिन अब ये तो था नॉर्मली। अब जब कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, कोरोना की, कोरोना वायरस जब ये आपका कोरोना वायरस सेल के अंदर आता है ना, मतलब के तो इसमें क्या हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, आपका एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होते ही प्रोड्यूस करता है ये आपकी मतलब किसमें क्या हमारे पास प्रोड्यूस करता है आपकी TNF एंड इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है जी। क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर रहा है। जब तो नॉर्मली तो आपको पता चल गया क्या हुआ, एक लिमिट में रहकर उसने एंटीजन के खिलाफ एक मतलब के रिस्पॉन्स शो करना है। लेकिन जब कोरोना वायरस सेल के अंदर आया, ये सेल के अंदर एक कोरोना वायरस का आरएनए आया, इसने क्या किया, किसने अपनी इम्यूनिटी शो की और उसके अगेंस्ट क्या किया, ताकि ये होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और आपकी इंटरल्यूकिन 6 ये मतलब कि रिलीज करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ये जो इंटरल्यूकिन 6 है ना, देखें इसका भी आपको बता दें, इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर ड्रग ये शुरू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी पाकिस्तान में, मतलब बहुत ज़्यादा इसका फेमस हो गई थी कि कोरोना वायरस के लिए ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है जी। इसके ट्रीटमेंट के लिए ये जो इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस हुई थी। वायरस आता है और बॉडी में क्या करता है वो इम्यून, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बाद में ये इसकी भी बात आपको आगे मतलब बताई जाती है कि इसको क्यों छोड़ा, फिर इसका क्या, इसकी रीजन क्या थी। अब देखें कि वायरस जैसे ही, वायरस जो कोरोना वायरस है जैसे ही बॉडी के अंदर आता है और मतलब इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसके अगेंस्ट एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करता है। एक्सेसिव रिस्पॉन्स से मतलब कि क्या मुराद है, वो एक्सेसिव क्या करता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता है TNF एंड इंटरल्यूकिन 6।
एक्सेसिव से क्या मुराद है कि टीएनएफ को ज्यादा से ज्यादा करेगा और आपकी इंटरल्यूकिन 6 को ज्यादा से ज्यादा करेगा। और इसके अलावा एक और भी, ये आपको होते हैं साइटोकाइंस। स्टूडेंट ये आपको होते हैं साइटोकाइंस, ये आपको पता होना चाहिए। आपके ये साइटोकाइन होते हैं, ठीक है जी। ये मतलब कि साइटोकाइन रिलीज करेगा किसके अगेंस्ट, आपके मतलब के इसके कोरोना के, ठीक है जी। तो इसके अलावा ये जो आपके होते हैं साइटोकाइन में तो प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से बॉडी में डैमेज हो, मतलब कि जो होते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी इनकी वजह से हमारा अपना बॉडी का जो सिस्टम है ना, हमारे अपने जो बॉडी के मतलब के इम्यूनिटी है, अपने ही बॉडी के सेल्स को डेथ काज करवाती जाएगी। वो कैसे, अभी आपके साथ मतलब शो कर दिया जाता है। तो अभी तक आपको यहाँ पे समझ आई क्या सीन हुआ है? अभी तक स्टूडेंट इसकी समझ आई नॉर्मल और अब नॉर्मेलिटी में इम्यून सिस्टम में ये आपके साइटोकाइन रिलीज होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स की डेथ। जी जी बिल्कुल, वो आगे मतलब कि आपसे आ जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल आपके जो होते हैं मतलब एंटीजन के खिलाफ मतलब रोल प्ले करते हैं, इम्यूनिटी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें क्या होता है, आपके ये वही प्रोड्यूस करते हैं ये आपके ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 6। अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह क्या है कि ये जो साइटोकाइंस है ये मतलब कि इनका एक स्टोम आता है। जो बुक में लिखा हुआ है ना, उधर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आपके साइटोकाइंस है ना, ये जो आपके साइटोकाइंस है इनका एक स्टोम आता है, मतलब एक तूफान आ जाता है जैसे ये कोरोना वायरस आता है, ठीक है जी। लेकिन हमने नॉर्मली क्या बात की है कि नॉर्मली जब कोई इन्फ्लेमेशन होती है वो मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम जो बॉडी का वो लिमिट में रह के काम करता है। जब ये आता है वो एक्सेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीज कर देते हैं, मतलब किसको, साइटोकाइंस को, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, कोरोना वायरस जो है ना, हमने ये बात किया कि ये इट सेल्फ कोई किसी किस्म की कोई डिजीज मतलब नहीं करता, डैमेज नहीं करता। जितने बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम मतलब कि इस सेल, नॉर्मल सेल को क्या करता है, ह्यूमन सेल को क्या करता है कि डैमेज करता है, इसका आपको पता होना चाहिए। मतलब कि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है ना ये ओवरशूट करता है, ओवरशूट करने से जिसकी वजह से हमारे पास ये जो साइटोकाइंस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका लेवल होगा, और इसका लेवल होने की वजह से ज़्यादा बॉडी के जो ऑर्गन है वो डैमेज होंगे। इसके अलावा जैसे ये इनका तूफान आता है तो इसके अलावा एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है बॉडी में, वो होती है आपकी थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है जी। ये भी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ये भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है किसका, बॉडी के पार्ट्स का। तो बॉडी की जो वेसल्स होती हैं ना, फर्ज करें ये आपकी वेसल है, ये आपकी क्या है, बॉडी की वेसल है। इस वेसल में थ्रोम्बोक्सिन की वजह से क्या होता है कि बॉडी में प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाना स्टार्ट कर देता है। प्लेटलेट्स की क्या होती है, एग्रीगेशन होती है, मतलब कि जो वेसल्स होती हैं उनमें कोआगुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, कोआगुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, उसकी रीजन क्या है कि जो थ्रोम्बोक्सिन है A2 है ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और साइटोकाइन रिलीज होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास शो होता है। और साइटोकाइन जो होते हैं वो जो कोई भी आपका ऑर्गन है, फर्क करें ये आपका क्या है, ये लंग्स है, ये आपका लंग्स है, ठीक है। इस लंग्स को वो क्या करते हैं, वो इसके जो सेल्स होंगे इसकी डेथ करेंगे, और ये क्या करवाएगा, मतलब कि इसी के साथ साथ बाकी मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होंगे, तो टाइम के साथ साथ आपकी डेथ काज करवाएंगे। लेकिन इसमें वायरस का कोई रोल नहीं है, ये तो आपका इम्यून सिस्टम खुद ही कह रहा है, ये आपका इम्यून सिस्टम कह रहा है। इम्यून सिस्टम ने क्या किया, जी जी बिल्कुल, इम्यून सिस्टम ने क्या किया, बॉडी का अपने नॉर्मल सेल को डेथ करता जा रहा है, अपनी ही बॉडी को वो मतलब कि जितने भी सेल्स हैं उसको डेथ करते जा रहे हैं। जैसे ये जो आपका थ्रोम्बोक्सिन है, जैसे ये आया इसमें यहाँ पे कोआगुलेशन हुई, अब कोआगुलेशन होने की वजह से यहाँ पे ये जो इम्यून सिस्टम है और ये जो आपका थ्रोम्बोक्सिन है ये प्रोड्यूस होगा, और थ्रोम्बो A2 जो है वो प्रोड्यूस होने से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी और क्लॉट बनते हैं। क्लॉट जैसे किसी वेसल में बनता है तो यहाँ पे ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आपने नाम सुना होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होती है, जब ये जो आपका क्लॉट बना है ये डिसलॉज होगा, ये ब्रेक होगा, तो यहाँ से ये मूव करके मे बी कि आपकी किसी लंग्स की वेसल में चला जाए, मे बी आपके हार्ट की किसी वेसल में चला जाए, किसी भी जगह पे दूसरी जगह मूव कर जाए, और उसी एरिया को भी जाके वो ब्लॉक कर सकता है, वहाँ पे भी ब्लड की स्कीमिया हो सकता है, उसकी वजह से भी आपका जो है मतलब कि ऑर्गन वो डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से हो सकता है कि नहीं स्टूडेंट, हो सकता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे, ये बताइएगा जल्दी से। क्योंकि क्या हुआ, ओके, क्या हुआ
कि देखें यहाँ से अगर ये मतलब कि इसकी वजह से क्लॉट बना वेसल में ये जो क्लॉट है ये आपकी मतलब कि इसकी पल्मोनी एम्बोलिज्म होता है। एक आपने पढ़ा होगा थ्रम्बस, एक आपने पढ़ा होगा एम्बोलिज्म। अब ये जो थ्रम्बस बना है उसको ब्रेक डाउन होने के डिसलॉज होने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ से ये मूव करेगा ब्लड के साथ, ब्लड के सेल के साथ, तो ये किसी दूसरी जगह पे जाके क्लॉट बन जाएगा, उससे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये होता है इस तरह। तो ये आपकी पल्मोनी एम्बोलिज्म का काज करवाएगा और इससे आपकी पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी डेथ के मतलब कि जो हमारे लिए ड्रग्स जो प्रूव होती हुई है ना, मतलब कि इसकी पैथ फिजियो से, अब हम वो देखेंगे जो इसकी ड्रग्स मतलब कि प्रूव हुई हैं आपकी मतलब कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। ठीक है जी, तो वो अब हम बात करते हैं। स्टूडेंट आपको ये समझ आई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्यूनिटी कैसे मतलब कि काज करवा रही है? प्लीज़ सब स्टूडेंट्स के मैसेज आना चाहिए, हमें रिस्पॉन्स मिले। ओके चलें जी। तो पहली बात तो ये थी हमारे साथ कि वायरस जो है ना वो खुद डैमेज, मतलब ये जो आपका कोरोना वायरस है ये हमारे साथ खुद तो डैमेज नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ को। अब इसने क्या किया, सिर्फ ये जो आपकी एल्वियोलाई हैं, ये जो आपकी एल्वियोलाई हैं इसमें आके इसने डैमेज किया। और आपको ये एज ए गुड डॉक्टर आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस की ये जो आपका वायरस है इसकी ये जो रेप्लिकेशन होती है, मतलब कि जैसे ये सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आके इसने रेप्लिकेट करना है ना, प्रोटीन्स को बनाना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होना चाहेगा। ठीक है, आपने एज ए गुड डॉक्टर क्या करना है कि इसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देना है। क्या करना है, आपने इसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप करना है। और ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसकी जो रेप्लिकेशन होती है ना उसको मतलब कि आपने स्टॉप करने के लिए जहां पे भी ये जाएगा, जहां पे भी इसने जाना है, सबसे पहले जाके तो इसने अटैच होना किसके साथ, इसकी जो स्पाइक प्रोटीन होगी किसके साथ अटैच होंगी? स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। और इसकी वायरस की स्पाइक प्रोटीन होंगी किसके साथ अटैच होती हैं, किसके साथ अटैच होती हैं? स्टूडेंट ये बताइएगा कि ये जो ACR, बिल्कुल ओके, ये कहाँ पे जाके आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है आपके आर्गन के, वहाँ पे जाके अटैच होती थी और डायरेक्टली ये डैमेज कर देती हैं। तो हमने लंग्स के अंदर ये बात की है कि लंग्स के अंदर ये आके अल्वियोलाई में होती हैं और आपने एज ए गुड डॉक्टर क्या करना है, अपने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना। ये जो आपका ACER2 है इस रिसेप्टर को क्या करना है, ब्लॉक करना है। इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो फिर आपका ये क्या करेगा, ये इसके साथ अटैच नहीं होगा। अब इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए एक मेडिसिन ड्रग जो कि पाकिस्तान में आजकल यूज हो रही है वो आपकी है रेमडेसिविर। ये एक ड्रग बहुत ज्यादा यूज हो रही है पाकिस्तान में, ये जो और बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। आपको ये बताया भी जाएगा कि कब यूज करनी है। देखें स्टूडेंट, बात ये थी कि स्पाइक जो प्रोटीन है कोरोना वायरस की वो अटैच होती है आपकी AC। तो हम जब इसको रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे ये काम ही नहीं करेगा, तो क्या ये आके इसके में अटैच होकर इसके अंदर काम कर सकता है? स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस अनलॉक कर सकता है? जल्दी से बताइएगा। ये जब हम मेडिसिन यूज कर लेंगे, स्टूडेंट जल्दी से बताएं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? नो, ओके। ये आपको क्या करता है, नहीं कर सकता। इसलिए आपने रिसेप्टर, पहला स्टेप तो आपका ये, इसमें आपने ये कर लेना। उसके बाद क्या होता है जो कि यूज, मतलब आपको हमने बता दिया कि ये आपकी क्या हो रही है, रेमडेसिविर जो है ना बहुत ज्यादा इसमें मतलब टैबलेट्स में यूज हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने एक और पॉइंट याद रखना है, ये आपका सबसे पहला इनिशियल फेज है ना कोरोना वायरस का, ये सबसे पहला फेज होता है कि ये आपके रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, बाकी तो बाद में सारे काम होने होते हैं। ये आपने फिर इसमें आपने अर्ली स्टेज में देना होता है। इसमें आपने क्या करना है, अर्ली स्टेज में। स्टूडेंट ये बताएं कि अर्ली में देंगे कि लेट में देंगे? जल्दी बताएं, लेट स्टेज में देंगे कि अर्ली में देंगे? जल्दी बताइएगा जी। अर्ली में देंगे। क्यों देंगे, उसकी रीजन क्या? क्योंकि भाई सबसे पहले वो काम ही यही कर रहा है, उसने काम ही यही किया है, वो आपके रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहा है। लेट देने का तो काम मकसद ही कोई नहीं है। जब उसने अपने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर ली उसमें तो आपको काम ही कोई नहीं है। तो चलें, ये आपको पता चल गया।
इसलिए ये अपने रेमडेसिविर जो है इसका जो इफेक्ट होता है मोस्टली जो खास इफेक्ट है वो अर्ली स्टेज में होता है ताकि इसकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाए। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा हो, मतलब कि साइटोकिन्स ये जो आपका हमने बात की, जो आपके जो साइटोकाइंस है इनका तूफान ओवरशूट कर जाए, आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा हो, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने इसको रोकने के लिए एक टैबलेट्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज हो, कहाँ तक थी ये किधर से अब पता नहीं कहाँ तक हुई है कहाँ तक नहीं हुई। रेमडेसिविर यहाँ तक हम आगे थे ना, ये जल्दी से स्टूडेंट इसको रिपीट करते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने मतलब के किया था देखें, ये देख लीजिएगा। जब आपकी एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई के ऊपर मतलब कि आपकी जो होते हैं एंजियोटेंसिन, ये हम डायरेक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास एल्वुलाई के ऊपर आपको ये जो रिसेप्टर होता है इसके ऊपर आपकी स्पाइक प्रोटीन आ जाती है, वो इसके साथ अटैच होती है और वो क्या करती है, इसको डायरेक्ट डैमेज करती है। इसमें हमारे पास जो सर्फेक्टेंट के लिए टाइप 2 होते हैं, नीमोसाइट्स होते हैं, उनको मतलब कि खत्म डैमेज करती है आके, और डैमेज करने से सर्फेक्टेंट नहीं होता। और ये हमारे पास क्या, इसमें जो ड्रग यूज होती है रेमडेसिविर होती है, रेमडेसिविर हम अर्ली स्टेज में करते हैं, इसमें यह हमें आपको पता चल गया। सेकंड पे जो हमारे पास ड्रग होती है वो हमारे पास आता है जिसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम की बात होती है। इम्यून सिस्टम में हमारे पास साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ओवरशूट करता है, ओवरशूट करने से आपके पास TNF रिलीज होता है, इंटरल्यूकिन रिलीज होता है, और आपके पास थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है। ये क्या करते हैं TNF और आपका ये जो है इंटरल्यूकिन, जो ये हमारे पास बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन जो सेल्स होते हैं, सेल को डैमेज कर देता है। मल्टी फैक्टर्स ऑर्गन को डैमेज करने से आपके बॉडी में ये हमारे पास इस तरह इफेक्ट कॉज करता है। और आपकी जो थ्रोम्बोक्सिन है वो आपकी वेसल के अंदर क्लॉट को मतलब कॉज करते हैं। क्लॉट हमारे पास बन जाता है, क्लॉट जो होता है वो पल्मोनी एम्बोलिज्म कॉज करवा सकता है, इसको वजह से हमारे पास डेथ हो सकती है पेशेंट की। अब हमने क्या करना होता है, साइटोकिन का जो स्टॉर्म होता है इसको हमारे पास इसको स्टॉप करने के लिए, ताकि वो आगे से ज़्यादा इम्यून सिस्टम जो है वो काम ना करे। इम्यून सिस्टम इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी डेक्सोमेथासोन होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। इसलिए इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा कि आपकी ये जो साइटोकिन वो रिलीज नहीं होंगे, साइटोकिन रिलीज नहीं होंगे कि आपके ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे, ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे तो पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके लिए हमने क्या करना होता है, डेक्सामेथासोन यूज़ करनी होती है। फिर हमने बात की कि थर्ड वाले पे हमने बात की कि एंटीकोआगुलेंट यूज करने होते हैं। एंटीकोआगुलेंट क्यों यूज करने होते हैं, क्योंकि वेसल के अंदर आपका क्लोट बन जाता है। क्लोट को हमने मतलब कोआगुलेशन होती है, वेसल के कोआगुलेशन के लिए हम एंटीकोआगुलेशन यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास एस्पिरिन होती है जो कि लो डोज में यूज करते हैं, स्टार्टिंग में यूज करते हैं, लेकिन जब वो स्पीडिटी हो जाए, पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, हेपरिन यूज करते हैं और एनोक्सापिरिन यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एंटीबायोटिक क्यों यूज करते हैं, एंटीबायोटिक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो लंग्स होते हैं उसमें हमारे पास सीलियाज होते हैं। सीलियाज क्यों किस लिए होते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया जो नॉर्मली गैसेस के साथ अंदर आते हैं, इनहेल करने के साथ उनको एक्सपेल आउट करने के लिए सीलियाज होते हैं। अगर कोरोना वायरस होता है, वायरस अंदर आता है, तो वो क्या करता है, हमारे पास सीलिया को डैमेज करता है। सीलिया को डैमेज करेगा तो ये बैक्टीरिया एक्सपेल आउट नहीं होंगे तो आप इन्फेक्शन काज करेंगे। हमें पता है बैक्टीरिया के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक इसमें जो मोस्ट हम इसको कहते हैं कोन इन्फेक्शन, इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है। स्टूडेंट समझ आई? समझ आइए आपको क्या हुआ यहाँ पे? ओके, अब ये इसी तरह मतलब कि देखिए ये 1 मिनट का काम होता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ओके जी, अब आप लोगों से क्वेश्चन होने हैं। सबसे पहले अब आप ये बताएं कि ये हमारे पास जो को इन्फेक्शन होता है, को इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? को इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। कौन एंटीबायोटिक यूज करते हैं, कौन सी? अजिथ्रोमाइसिन। ओके, ये तो हमारे पास हो गई जी अजिथ्रोमाइसिन। आपके अकॉर्डिंग हमने बात आपकी मान लेते हैं कि अजिथ्रोमाइसिन। अब इसके बाद आप ये बताएं अर्ली इन्फेक्शन में कौन सी ड्रग यूज करेंगे? अर्ली इन्फेक्शन में अगर तो किसी पेशेंट को अर्ली इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस, वहां पे कौन सी होगी? रेमडेसिविर। वेरी गुड, कौन सी होगी? रेमडेसिविर। थर्ड पे लेट स्टेज में कौन सी करेंगे? लेट स्टेज में स्टूडेंट, लेट स्टेज में बताएं जी। लेट स्टेज में जब आपका इम्यून सिस्टम सारा काम, डेक्सामेथासोन, बिल्कुल जी, आपको होता है डेक्सामेथासोन। अब ये पॉइंट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं
देखें स्टूडेंट, ये जो डेक्सामेथासोन होती है ना, ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेक्सामेथासोन क्या करती है, साइटोकाइंस को स्टॉप करती है। ये बात ज़रूर याद रखें कि ये जो आपकी डेक्सामेथासोन है ना, ये क्या करते हैं, ये अर्ली स्टेज में कभी मतलब यूज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी। अगर स्टूडेंट्स आपने इसको अर्ली स्टेज में यूज़ कर लिया, किसी भी डॉक्टर ने, ये क्या करेगी, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको सुप्रेस कर देगी। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर दिया तो वायरस को, ये जो आपका कोरोना वायरस है, इसको तो फिर खुली छुट्टी मिल गई। फिर तो उसको खुली छुट्टी मिल गई भाई, हमारा इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगा। वो आके भाई मेरिया तो मौजा लग गया, मैं तो बादशाह बन गया बॉडी वास्ते। उसने क्या किया, डेक्सामेथासोन ने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया। इसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ कि ये जो वायरस है वो ज़ादी के साथ, मर्जी के साथ, जहां मर्जी वो ऑर्गन को डैमेज करता जाएगा अर्ली स्टेज में। ठीक है जी। उससे तो मतलब कि मोजे उसकी लग गई। लेकिन डेक्सामेथासोन यूज मतलब वो इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रैपिडली इन्फेक्शन होगा, वायरस रैपिडली मतलब कि रेप्लिकेट करेगा। ये जो आपका कोरोना वायरस है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वहाँ पे नॉर्मली करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल को डैमेज करेगा। इसलिए प्लीज़ एज ए गुड डॉक्टर कभी भी अर्ली स्टेज में आपने, देखें वो अर्ली स्टेज में पहले रेप्लिकेट हो रहा है, आपने और दे दिया है, आपने कहा चलो और भाई मौजा कर, कोई गल नहीं, तो अपनी फैमिली ने बधाई जा, काम करी जा। तो इसलिए डेक्सामेथासोन हमने अर्ली स्टेज में नहीं देनी, ताकि आपका इम्यून जो है सिस्टम सप्रेस ना। जितने भी आपके स्टीरॉइड्स होते हैं ना, जितने भी स्टीरॉइड्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। एक और बात, अगर कोई पेशेंट आपके घर में कोई स्टीरॉइड्स लेता है ना, तो प्लीज़ ज़्यादा देर तक स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। आपका बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये आपको इंशाल्लाह सारी बातें बताया करेंगे, लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है, ये सारी बातें हुआ करेंगे इंशाल्लाह, आपके टॉपिक के जो रिलेटेड हुआ करेंगे। तो बाकी ये है कि स्टीरॉइड्स बोला कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा होता, फिर जाके, ठीक है जी, फिर जाकर हम यूज़ करते हैं। देखा था हमने कार्पल टनल में जब हमने बात की थी कि वहाँ पे भी स्टीरॉइड्स यूज़ होता था, ऐसे ही है जी। तब भी हमने एक बात की थी, आपको अगर याद हो कि ना हो, पर हमने आपको बता दिया। चलें जी, इसके बाद आगे आते हैं। और आपने फिर क्या करना है, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस नहीं करना यार। बॉडी के लिए तो ये खतरनाक चीज़ है, ये तो बॉडी को डैमेज कर रहा है। बॉडी में ये अपनी ही बॉडी को पहले ही आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मतलब कि कर रहा है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लेट स्टेज में आपने डेक्सामेथासोन देनी है, ताकि वो अपने साइटोकाइंस को कम से कम रिलीज करे, बॉडी के जो कम से कम ऑर्गन डैमेज हो। ठीक है जी, लेट स्टेज में। लेकिन और एक बात हम यहाँ पे जो है रेमडेसिविर जो है, ये आपने अर्ली स्टेज में देनी है। ये अगर आप लेट स्टेज में देंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक वायरस अपना काम कर चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद एक और ड्रग आई थी फोर्थ पे, एक और ड्रग थी आपकी इंटरल्यूकिन इनहिबिटर ड्रग। ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। और जी जी वो सीक्वेंस में जा रहे हैं ना। इंटरल्यूकिन जो आपके 6 इनहिबिटर है, ये भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। लेकिन अब इसको क्लिनिकल स्टडी के साथ, जब इसकी क्लिनिकल स्टडी की गई इसके बारे में, तो इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला, नज़र आया। इसलिए इसको हम आगे अभी जो आपकी ट्रीटमेंट होगी ना, उसमें डिटेल में करेंगे। फिफ्थ पे आपके आ जाती है कि आपकी ये जो थ्रम्बोक्सेन मतलब कि A2 की वजह से हमने यूज़ करते हैं एंटी कोआगुलेंट। तो एंटी कोआगुलेंट जो हम यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता था, साइटोकिन स्टोन प्रोड्यूस होते थे ना। तो और वो प्रोड्यूस होने से वेसल के अंदर आपकी क्या बन जाती थी, क्लॉट बनते थे, और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करवाते थे। और हमने इसमें एज ए गुड डॉक्टर क्या करना होता है, एस्प्रिन यूज़ करनी है, हेपरिन यूज़ करनी है, ज़ेनोप्रिन यूज़ करनी है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जी मूव ओके ओके ओके। तो ये हमारे साथ, और ये थी आपकी रिकमेंडेड, ये आपकी मेडिसिन जो है रिकमेंड मतलब हम करते हैं। ठीक है जी। और यही मेनली ड्रग्स होती हैं जो कि आजकल यूज़ हो रही हैं, और यही आपकी पैथोफिजियो है, और इसी पैथोफिजियो के साथ यही ड्रग्स होती हैं। ठीक है जी। सर अगर किसी भी वजह से ब्लड क्लॉट्स होते हैं, तब
एस्प्रिन यूज़ कर। जी जी बिल्कुल, आप एस्प्रिन एस्प्रिन मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि ऐसे पेशेंट जिनको जो हार्ट के पेशेंट है ना, कम से कम जो हार्ट के पेशेंट है उनको एक हफ्ते में, एक वीक में पानी के अंदर एक आप कप पानी का लें, उसमें आप अपनी हाफ इसको मिक्स करें, तो ये पिला दिया करें ताकि आपका ब्लड थिन रहे, और थिन रहने से ब्लड की रेगुलेशन नॉर्मल रहे और आपके वो पेशेंट अच्छे से सर्वाइव करे। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ गई? स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई? बाकी हम स्टूडेंट कल करेंगे जी, अभी नहीं हो रहा। अगर कहते हैं तो इसको थोड़ा सा वैसे रहता है, बाकी कंप्लीट करेंगे, बाकी कल करेंगे प्लीज़। ठीक है जी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो इसके अभी रहती है, देखें 3-4 चीज़ें रहती हैं इसकी। एक तो रहती है आपकी इसके सॉरी क्लिनिकल फीचर, फिर आपकी इसकी रहती है इसको डायग्नोज कैसे करना है, फिर आपकी इसका रहता है ट्रीटमेंट। ये 3 चीज़ें हमारे पास होंगी, तो इसको हम कल कंप्लीट करेंगे प्लीज़, टुमारो करते हैं। जी जी बिल्कुल, ये आपके क्लिनिकल फीचर, डायग्नोज और मैनेजमेंट, ये हम कल करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई है वैसे? अच्छा, एक एक पॉइंट सुन लें, चलें इसी अनाटमी होगी कल। जी अनाटमी आपका ये टॉपिक पहले कंप्लीट कर लें। देखिए आज ही कंप्लीट करना था लेकिन क्लास थोड़ी लेट हुई है, तो इस वजह से आज कंप्लीट नहीं हो सका टॉपिक। बाकी पहले कल ये करते हैं, कहते हैं तो फिर मॉर्निंग में कर लेंगे, तो नाइट में आपकी अनाटमी कर लेंगे सहरी के बाद। नहीं जी, सहरी के बाद मुश्किल है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो देखें जी, आपकी कल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा शेड्यूल आपका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस और ट्रीटमेंट। और ये पैथोलॉजी आपको समझ आ गई है तो वेरी गुड। मॉर्निंग में यूनिक की क्लास में नहीं नहीं, हम चले मॉर्निंग में क्लास नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। देखें स्टूडेंट, एक और पॉइंट सुन लें, बाकी अपना फीडबैक दें जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला मसाइल पैथ फिजियो में इसकी, नाइट को ना रखें प्लीज, नाइट को अनाटमी। ये डॉक्टर खानी, आप न्यू है यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, आप न्यू है जी? नो सर। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये कल नहीं होना चाहिए, ये बताएं जी, क्या ये टॉपिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्लिनिकल फीचर, डायग्नोज और ट्रीटमेंट होना चाहिए। होना, कितने स्टूडेंट कहते हैं होना चाहिए? होना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स कहते हैं जी ये आगे होना चाहिए इसका थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा रहता है, फिर अनाटमी की तरफ फोकस कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, वो आपके 9 लेक्चर हैं जी, आपके 9 लेक्चर हैं लो वॉल्यूम के, होना चाहिए। ओके जी जी बिल्कुल, ये पता तो होना चाहिए ना। आप लोग देखें अभी पैथोफिजियो पर यही ड्रग्स होती हैं, आगे हम थोड़ा इनको मॉडिफाई करेंगे, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये ड्रग कैसे काम करती हैं, मतलब कि ये कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, ये आपका कल थोड़ा काम है, डेढ़ मीटिंग में का काम है आपका जी। तो सॉरी स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक एक्स्ट्रा करवाया गया, इसके लिए हम सॉरी करते हैं आपसे, लेकिन हम इसको ज़रूरी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट किसी भी जगह पे डेफिशिएंट फील ना हो। अब देखें, आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बताने वाले तो होंगे ना, भाई ये कोरोना वायरस है, इसमें ये होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग चीज़ों को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, सिर्फ। चलें जी, ओके जी, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।